everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7th history, first chapter tracing changes through 1000 years. 1000 years में 700 to 1750 के बीच में जो changes हुए उनको हम trace कर रहे थे and we were on page number 6. Next topic is new social and political groups. कुछ groups emerge हुए इस time पर society में, politics में, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians. Historians के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है इन 1000 years को स्टडी करना जो कि 700 to 1750 के बीच में रहा है, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. और उसका एक रीज़न ये है कि इस टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत लार्ज स्केल पर हुई और उसमें बहुत वेराइटी भी थी, अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट हो रही थी. At different moments in this period, इस पीरियड के डिफरेंट मोमेंट्स पर न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंसेस. नई टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन में सिंचाई के लिए, खेतों में पानी देने के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा. ये पिक्चर भी आपको यहाँ पर गिवन है. देन द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग के लिए, बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील, चरखे का इस्तेमाल किया जाने लगा. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट यानी कि लड़ाई में, युद्ध में फायर आर्म्स, बारूद के जो आर्म्स थे उनका इस्तेमाल होने लगा. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए फूड, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें आई. पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जो इस पीरियड में इन 1000 ईयर्स में आए हैं इंडिया में. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people. और ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें जो लोग आए बाहर से वो अपने साथ लेकर आए. Who brought other ideas with them as well, जो अपने साथ कुछ नए आइडियाज़ भी लेकर आए. As a result, और इसी की वजह से this was a period of economic, political, social and cultural changes. ये एक पीरियड रहा है इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में और कल्चर में चेंजेस का. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7 में हम इनको रीड करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ये पीरियड ग्रेट मोबिलिटी का भी था, लोग एक से दूसरी जगह आते जाते रहते थे. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. लोगों का जो ग्रुप है वो लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवल करता था, बहुत दूर दूर जाता था अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी. अगर आप साउथ में देखें, 3 साइड समुद्र है तो सी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिल जाते थे. नॉर्थ में जाए तो माउंटेन्स भी है, बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके प्लेन हैं. गंगा यमुना का अगर आप प्लेन देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था. प्लेट्यूज भी थे जिनमें बहुत सारे मिनरल्स थे. पहले ज़माने में आपने सुना भी होगा, अंग्रेज जब भारत आए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो वेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी. एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. और लोगों को पॉसिबिलिटी दिखती थी कि उनके फॉर्च्यून यानी कि भाग्य को वो यहाँ पर चमका सकते हैं. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स. और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस पीरियड पर, इंपॉर्टेंट बना, वो था राजपूत्स का ग्रुप. अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र. और ये नाम इन्होंने डिराइव किया राजपुत्र से, राजा का बेटा, द सन ऑफ अ रूलर. बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. 8th और 14th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 700 समथिंग से लेकर 1300 एंड समथिंग तक, ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ की जाती थी, उन वॉरियर्स के लिए, वॉरियर्स जो वॉर में लड़ते हैं, उन योद्धाओं के लिए यूज़ की जाती थी जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का बताते थे. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टन्स, सिर्फ राजाओं के लिए या फिर जो चीफ्टन सरदार थे उनके लिए ही नहीं, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मोनार्क्स थे, जितने भी शासक थे, उनकी आर्मी में जो सोल्जर्स, जो सिपाही और कमांडर्स काम करते थे, सभी के लिए क्षत्रिय वर्ड यूज़ किया जाता था, चाहे वो राजा हो, कोई सरदार हो या फिर आर्मी में काम करता हो. अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट था कि वो एक्सट्रीम वेलर, बहुत ज़्यादा साहसी, बहादुर होते हैं. एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और बहुत लॉयल, वफादार होते हैं. वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स. उस टाइम के जो पोएट्स थे, जो कवि थे, बार्ड्स जो लिखने वाले थे, उन्होंने राजपूत्स की ये कुछ क्वालिटीज़ बताई है. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayast. कायस्थ बोलते हैं a caste of scribes and secretaries. स्क्राइब्स जो लिखने वाले होते हैं और जो सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें कायस्थ कहा जाता है. ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट.
इन्होंने भी अपनी जो एक ग्रुप था उसको नाम दिया, डिफरेंट नाम और भी देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, अपने आप को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, जिन 1000 सालों की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर, देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लगातार फॉरेस्ट को, जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा था, एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, उसका एक्सटेंशन हो रहा था। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स, और ये जो चेंज था ये कुछ एरियाज में ज़्यादा तेजी से चल रहा था और एक कंप्लीट लेवल पर, कंप्लीटली जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया गया था। ऑब्वियसली जहाँ पर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पर ये और ज़्यादा फास्टर था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, क्योंकि उनके हैबिटेट में चेंज हो गया, हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर पहले पेड़ थे, अब कट के लैंड बिल्कुल प्लेन हो गई है, तो उन्हें वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, उन्हें वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। हैबिटेट हम किसको बोलते हैं? हैबिटेट मतलब एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन, एक रीजन का क्या एनवायरमेंट है, या फिर वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसा है। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ ने लैंड को टिल करना, कल्टिवेट करना शुरू किया, जोतना शुरू किया, एंड बिकम पीजेंट्स, और वो पीजेंट्स बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई, ओके, एक नया ग्रुप अब उभर के आया पीजेंट्स का, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे रीजनल मार्केट, उनके आसपास की जो मार्केट थी उससे, चीफ्टन सरदारों से, सरदार भी इनको इन्फ्लुएंस करते थे, प्रीस्ट, पुजारी, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सोसाइटी जो थी उस टाइम की वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, हमने देखा क्षत्रियास थे, एंड देन अहोम्स, सिख्स, जाट्स एंड कायस्थ, तो उसमें पीजेंट्स भी एक पार्ट बन गए, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड अदर एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और उसके जो लोकल लॉर्ड्स थे, इन जो किंग ने स्टैब्लिश किए होंगे वहाँ पर, उनको इन्हें टैक्स देना होता था, और अगर टैक्स नहीं तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ये दे रहे हैं, या फिर जो खेती में जो फसल है उसको देना होता था, जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स, मुखिया या फिर मालिक जो होते थे। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स, पीजेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, कोई बहुत रिच हो गया, अमीर हो गया, कोई बहुत पुअर, गरीब रह गया। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ के पास जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, फर्टाइल थी, उस पर ज़्यादा फसल होती थी। अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल, कुछ ने कैटल रखना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब लीन सीजन है, खेती में काम कम है, तो उस टाइम पर वो कुछ आर्टिसन वर्क भी करने लगे, कुछ हैंडमेड जो क्राफ्ट होता है उन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गए। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, कुछ सिर्फ खेती करते हैं, कुछ पीजेंट्स हैं, दूसरों की खेत में काम करते हैं, कुछ ने जो है मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, कुछ ने बुनना शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग थे सोसाइटी में। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, फिर लोगों ने जाति बनाना शुरू किया, जिनको सब कास्ट कहा जाने लगा। एक कास्ट है, मान लीजिए हिंदू, उसमें भी बहुत टाइप की जाति फिर बनने लगी। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनको रैंक किया जाने लगा, कौन सी जाति ऊपर है, कौन सी नीचे है, उनके बैकग्राउंड और क्या ऑक्यूपेशनल, किन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, क्या काम वो करते हैं, उसके बेसिस पर। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, लेकिन ये रैंक तब तक परमानेंटली फिक्स नहीं की गई थी। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंसेस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, उस जाति के लोगों के पास कितने रिसोर्सेज है, कितने इन्फ्लुएंशियल वो है, कितनी पावर उनके पास है, इस बेसिस पर जाति जो है वो रैंक जो है एक पर्टिकुलर जाति की वो चेंज होती रहती थी, वैरी करती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो जाति की रैंक है, जो स्टेटस है, वो एरिया टू एरिया भी वैरी करता था। एक एरिया में मान लीजिए पर्टिकुलर जाति है, वो उसकी रैंक नीचे है, एक में वो बहुत ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर उस जाति के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो रिच है। ओके, जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, जाति के जो मेंबर्स हैं उनको उनके कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जाति खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये कौन बनाता था? उनके जाति के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बनाते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, और इसमें कई एरियाज में इसको जाति पंचायत भी कहा जाता था। जाति की पंचायत होती थी जहाँ पर जो एल्डर मेंबर्स हैं वो बैठते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करते थे। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, कुछ एज अ विलेज होल कुछ नियम थे, नियम कानून थे, जाति को वो भी मानना होता था। तो कुछ गांव के नियम है, कुछ जो किंग होगा उस एरिया का उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और कुछ जाति के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे।
सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चिeftains, कुछ विलेजेस में चिeftains थे, सरदार थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट, और एक स्टेट था पूरा जहाँ का राजा जहाँ का रूलर जो है वो एक किंग हुआ करता था, उसमें ये बहुत छोटी सी एक यूनिट थी। अब देखिए एक विलेज है, उसमें इतनी सारी वैरायटी, ऐसे पता नहीं कितने विलेजेस मिलके एक पूरा स्टेट बनता था, तो उसमें जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट इज रीजन एंड एम्पायर, एक साम्राज्य और उसके रीजन्स। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जिनके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 एंड मुगल्स चैप्टर 4, एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स, कुछ बहुत बड़े रूलर्स रहे हैं जिनके पास कई रीजन्स थे, जैसे कि चोल की अगर हम बात करें, तुगलक की बात करें, या फिर मुगल एम्पायर जो था। असंस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति किंग्स अपनी लिखवाया करते थे जिसमें वो अपनी तारीफें लिखवाते थे, तो एक संस्कृत की प्रशस्ति है। अगर आपको देखना है एग्जाम्पल प्रशस्ति का तो आप चैप्टर 2 में देख सकते हैं। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन जो कि दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, उनकी तारीफ इसमें लिखी गई है। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 to 1287 यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स तक रूल किया है। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, उनकी प्रशस्ति में बताया गया है कि वो बहुत वास्ट एम्पायर पर रूल करते थे। दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, जिसका पहले नाम गौड़ था, इन द ईस्ट, टू गजनी, जिसका पहला नाम गजन था, इन अफगानिस्तान, इन द वेस्ट। तो उसमें बताया गया कि वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान में जो गजन है वहां तक उनका रूल फैला हुआ था, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से, और ये तो इंडिया ही है, चलिए अफगानिस्तान तक चले जाइए आप ऊपर, यहाँ पर कोई प्लेस होगा, इतनी दूर तक वो रूल करते थे। एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, और पूरा साउथ इंडिया भी उनके अंडर था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। तो प्रशस्ति है वही है, तारीफें बहुत बढ़ा चढ़ा के की जाती थी इनमें। तो ऐसा लिखा गया है कि इन राज्यों के जो लोग थे वो उनकी आर्मी को देख के भाग जाते थे वहां से। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एग्जैजरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि ये एग्जैजरेटेड है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई गई है कॉन्क्वेस्ट की जो बातें हैं। एट द सेम टाइम they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूलर्स क्यों ये क्लेम करते थे कि इस एरिया पर हमारा कंट्रोल था, जबकि ऐसा था ही नहीं। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका एम्पायर कभी इतना बड़ा रहा ही नहीं है, जैसा उसकी प्रशस्ति में उसने लिखवाया है कि यहाँ पर बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और पूरा साउथ इंडिया मेरा था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत साउथ इंडिया में कभी गई ही नहीं थी। ओके, तो हिस्टोरियंस अभी ये समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा क्लेम किया करते थे उस टाइम के जो रूलर्स हैं वो। इन 1318 द पोएट आमिर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, आमिर खुसरो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं, तो इन्होंने 1318 में बताया है अ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री साउथ कर्नाटका में, देन तेलंगनी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड हिंदवी इन एरिया अराउंड दिल्ली। ये सभी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कितनी वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस थी इस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आमिर खुसरो वर ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अब एक और लैंग्वेज थी संस्कृत जो किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं बिलोंग करती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। जो आम लोग थे उनको संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स को आया करती थी उस टाइम पर। यानी कि जो आम लोग हैं उस रीजन के वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोलेंगे। मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में रहता है तो वो अवधी बोलेगा, लेकिन वहाँ के जो ये हैं ब्राह्मण्स हैं वो संस्कृत बोलेंगे। संस्कृत सभी जगह थी, वहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे सिर्फ वही उसको बोला करते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन बाय आमिर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे इन द रीजन ही मेंशन, अंडरलाइन नेम ऑफ दैट आर सिमिलर एंड सर्कल दोज दैट आर डिफरेंट। क्या आप नोटिस करते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस के जो नाम है वो चेंज हो गए हैं ओवर द टाइम? बिल्कुल। अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें अभी तेलुगु बोली जाती है, तब इसका नाम तेलंगनी था, तो उसी से ये डिराइव हुई होगी। अवधी अभी भी बोली जाती है और इसका नाम अवधी है अगर हम ईस्टर्न यूपी की बात करें। हिंदवी का नाम हिंदी हो गया है, ये तो सुनने में नहीं मिलती अभी। द्वार समुद्री हो सकता है नाम कंप्लीटली चेंज हो गया। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, वही है। लाहौर जो रीजन है ये अभी वैसे इंडिया का पार्ट नहीं है, वहाँ पर लाहौरी। सिंध जो है पाकिस्तान में सिंधी।
बाकी गुजरी नहीं सुनने को मिलती, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ईजी रहे शायद इसलिए उनके नाम चेंज कर दिए गए होंगे। एनीवेज आगे आते हैं। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions। 700 तक जो ये डिफरेंट रीजन्स थे इनके अपने अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, उनकी खुद की लैंग्वेज थी और कल्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी डिफरेंट थे एक दूसरे से। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, चैप्टर 9 में हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। अच्छा, एक जो रीजन है इसकी जोग्राफिकल डायमेंशंस अलग है, खुद की लैंग्वेज है, कल्चर डिफरेंट है और यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी भी डिफरेंट है। इस तरीके से डिफरेंट रीजन में अलग अलग था, जब तक कि एक ऐसा बड़ा एम्पायर नहीं आया जिसने कई सारे रीजन्स पर रूल किया। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional। कुछ ऐसी डायनेस्टीज भी रही हैं इंडिया में, जैसे कि हम बात करें चोल की, खिलजी, तुगलक या फिर मुगल्स, उन्होंने एक पैन एम्पायर बनाया। पैन एम्पायर यानी कि एक ऐसा एम्पायर जो कि कई सारे रीजन्स के ऊपर उन्होंने रूल किया, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। कहने का मतलब है फिर एक टाइम ऐसा भी आया जहां पर एक रूलर के अंडर जो एरिया है उसमें अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, वहां पर जो जोग्राफिकल डायमेंशंस हैं वो बहुत अलग है, कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, कुछ ऐसी डायनेस्टी कुछ ऐसे रीजन पर भी उसका रूल है जहां पर माउंटेन्स हैं। ओके, तो यानी कि डाइवर्सिटी आने लगी जो कि किंगडम्स थे उस टाइम पर उनके। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। अब अगर हम देखें ये जितने भी एम्पायर थे ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चले, और हिस्ट्री में अगर हम लंबे टाइम की बात करें तो 300 से 400 साल को हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल सकते हैं। सबसे लंबा अगर आप देखें मुगल डायनेस्टी थी, तो मुगल्स जो हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और वो ऑलमोस्ट आई थिंक 200 ईयर्स ही है। तो हिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं 1000 सालों की, आपकी एक बुक में, एक क्लास की बुक में, 6th में भी हमने हिस्ट्री पढ़ी, आगे 8th में भी आप पढ़ेंगे, तो इतने सालों को हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं मान सकते हैं। पर फिर भी अगर हम बाकी डायनेस्टीज को देखें जो गिवन है आपको, या फिर किसी भी डायनेस्टी को देखें, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा है रूलिंग का वो मुगल्स का ही रहा है। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4 में टेबल दी है, आपको उसको कंपेयर करना है आपको। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। मुगल्स का मैं बता देती हूँ, ये 1526 बाबर से स्टार्ट हुआ, 1761 तक चला, जबकि ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में उस टाइम, उसके बाद ये डिस्टैब्लिश हुआ। बाकी खिलजी का आप पता करेंगे कि कितना लंबा टाइम पीरियड इनका रहा है, कब तक इन्होंने रूल किया है। When the Mughal Empire declined in 18th century, it led to re-emergence of regional states। 18th सेंचुरी के बाद जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये बताया भी था आपको, 1761 के बाद डिक्लिनेशन शुरू होता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स रहे हैं मुगल एम्पायर में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंशियल नहीं रहे हैं, इतने बड़े एम्पायर को वो संभाल ही नहीं पाए, तो फिर से कुछ रीजनल स्टेट्स री इमर्ज होने लगे। अभी देखिए क्या हुआ है, बहुत सारे रीजनल स्टेट्स थे पहले शुरू में, बाबर के आने से पहले, यहाँ पर डिफरेंट रूलर्स रूल किया करते थे, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहा करते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, अलग अलग कल्चर थे, बिल्कुल आइसोलेशन में डेवलप कर रहे थे, कोई मिंगलिंग नहीं थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। अगर आप बंगाल में हैं तो गौड़ी बोलेंगे, अगर गुजरात में है तो गुजरी बोलेंगे, जैसे कि आपने पहले पढ़ा भी, अगर ईस्टर्न यूपी में है तो आप फिर अवधी बोलेंगे। फिर बाबर आता है 16th सेंचुरी में, एक बड़ा पैन एम्पायर वो स्टैब्लिश करता है 1526 में, मुगल एम्पायर इन सब को अपने अंडर ले लेता है, जितने भी कुछ छोटे छोटे रीजनल रूलर्स थे सभी को उसने हरा दिया था डिफरेंट बैटल्स में। अभी क्योंकि ये तीनों डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले लोग एक ही किंगडम के अंडर है, एक ही रूलर इन पर रूल कर रहा है, तो ये जो लाइंस हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन में ये थे, बिल्कुल अलग अलग थे, थोड़ी सी ब्लर होनी शुरू होती है, लोग मिलना जुलना शुरू करते हैं, तो एक नया जो ट्रेडिशन है वो निकल के आता है। अभी फिर से 18th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो फिर से जो कुछ लोकल रूलर्स थे, अगर हम बंगाल की बात करें मुर्शीद कुली खान या फिर निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने फिर से इससे अलग हो गए। वो हुआ क्या है कि जो मुगल एम्पायर था ये बहुत बड़ा हो गया था, अब कोई एक रूलर इतने बड़े एम्पायर को तो देख नहीं सकता, तो वो लोकली कुछ चीफ्स अपॉइंट कर देता था कि भाई ये एरिया तुम्हारा है, इस पर तुम रूल करोगे, लोगों को देखो कि सभी जो ऑर्डर है हायर अथॉरिटी के उसको माने और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और फाइनली जो रूलर है वहाँ तक आप पहुँचाओगे। अब जब उनको पता लगता है कि जो रूलर है, मान लीजिए जो राजा है वो वीक हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ के जो कुछ लोकल रूलर्स होते हैं, जो चीफ्टन से सरदार थे, वो इस अपने लोकल रीजन को लेकर अलग हो गए, उन्होंने एक नया एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया। ओके, इसमें देखिए क्या हुआ आगे।
Years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. अब जिन regions की हमने बात की, इनके distinct characters जो थे अभी वो altered हो गए थे, change हो गए थे pan-regional rule के under रहने के बाद. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. एक लंबे टाइम तक जिन बड़े या छोटे स्टेट्स ने उनके ऊपर रूल किया, उन सभी की लेगेसीज, कुछ पार्ट, कुछ इन्फ्लुएंसेस, कुछ इफेक्ट्स इन सभी रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे. दिस वॉज अपेरेंट इन इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस. अभी देखिए क्या हुआ, पहले बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स थे, उनको मिलके एक बड़ा स्टेट बना, उसके बाद फिर से वो स्मॉल स्टेट्स बने. तो हर एक टाइम पर जो इनके कल्चरल रीजनल इन्फ्लुएंसेस थे वो इनमें देखने को मिले. तो एक फाइनली जो नया ट्रेडिशन आपको मिलेगा वो एक शेयर ट्रेडिशन होगा. उनमें सभी के जो पार्ट्स हैं, सभी टाइम पीरियड के जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको उस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाएंगे. और ये जो ट्रेडिशन है, ये जो एक शेयर ट्रेडिशन है, ये सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि जो गवर्नेंस का रीम है, जो तरीका है गवर्नेंस का, उसमें भी, मैनेजमेंट जो है इकोनॉमी का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा. जो कल्चर है, एलीट कल्चर, उसमें भी, और लैंग्वेजेस में भी. लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, आप मान लीजिए हिंदी जानते हैं, इंग्लिश के थोड़े आप कांटेक्ट में आते हैं, तो जो लैंग्वेज है आपकी उसमें थोड़ा चेंज आता है. कुछ आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, मिक्स एंड मैच होता है. वैसे उस टाइम पे थे, अगर हम एग्जांपल ले, जो कि आमिर खुसरो ने आपको बताया था, उस टाइम पर बंगाल में गौड़ी बोली जाती थी उस टाइम पर, ईस्टर्न यूपी में अवधी, गुजरात में गुजरी. अभी तीनों जो लैंग्वेजेस के लोग आपस में मिलते हैं तो एक डिफरेंट सी लैंग्वेज निकल के आएगी, जो कि हमें ये जो नए स्टेट्स बने हैं अभी मुगल एम्पायर के बाद, इसमें देखने को मिल जाएगी. सिमिलरली अगर हम मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी में देखें, मुगल्स ने कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की कि किस तरीके से टैक्स कलेक्ट होगा या फिर रूल्स कैसे बनाए जाएंगे, लोग उसको जानते हैं, उस कल्चर में वो ढल चुके हैं. अभी नए जो रूलर्स आए हैं वो अपने एक अलग से कल्चर बनाएंगे, अलग से पॉलिसीज बनाएंगे, उसको भी वो जानेंगे. तो सभी टाइम के रूलर्स के इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है, वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जानते हैं. कुछ उनके पहले जो, जब वो अलग थे, बिल्कुल डिस्टिंक्टिवनेस जो थी उनके कल्चर में, आइसोलेशन में जो डेवलप हुआ, वो भी इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस हैं उन पर. ओके. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. तो जिन 1000 सालों की हम बात करेंगे 700 to 1750, उसमें जो एक रीजन में जो चेंजेस हुए हैं, जो रीजन ग्रो हुआ है, वो आइसोलेशन में नहीं हुआ, अलग से नहीं हुआ, मिक्सड अप होके हुआ है. These regions felt that the impact of larger pan-regional forces of integration without even quite losing their distinctiveness. तो उनमें distinctiveness भी थी शुरू में, वो भी उन्होंने खोई नहीं है. जब वो एक इंटीग्रेशन हुआ, एक लार्ज पैन एम्पायर का पार्ट वो बने, तो कुछ चीज़ें पहले से थी, कुछ इंटीग्रेशन के बाद उन्होंने दूसरे लोगों से सीखी जिनसे वो मिले. कहने का मतलब है फाइनली जो आपको एक जगह मिलेगी उसमें हर टाइम के कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे. वो एक शेयर्ड ट्रेडिशन, शेयर्ड कल्चर होगा. ओके. ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सिर्फ रूलर्स की नहीं पढ़ते, आम लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं. ओके. होपफुली ये क्लियर हो आप सभी को. नेक्स्ट आते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कुछ पुराने और नए रिलीजन्स, धर्म. द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जिन 1000 सालों की हिस्ट्री हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्लास 8 की बुक में, विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस. उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ बहुत मेजर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस में. पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल. कभी कभी लोगों के जो बिलीफ थे डिवाइन चीज़ों में वो बहुत पर्सनल थे. सबके इंडिविजुअल बिलीफ थे, इंडिविजुअल गॉड्स थे, बट ऐसा बहुत कम हुआ है. बट मोर जनरली इट वॉज कलेक्टिव. लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में ये कलेक्टिव ही थे. एक ग्रुप ऑफ पीपल के कॉमन बिलीव्स थे, कॉमन भगवान को वो मानते थे. कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी में फिर इसको कहा जाने लगा रिलीजन, धर्म. लोग जिनके कॉमन बिलीफ है, एक तरीके से वो पूजा करते हैं, विश्वास एक जैसे हैं, एक भगवान को मानते हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदू बोला, वो हिंदू रिलीजन बन गया. दूसरे जो है जिनके उनसे डिफरेंट है बट आपस में मेल खाते हैं, फिर वो मुस्लिम बन गए, इस्लाम धर्म के बन गए. तो इस तरीके से रिलीजन आया. वॉज ओफन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. और जो रिलीजन था वो लोकल कम्युनिटी में सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड था. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड चेंज होगा, सो टू डिड देयर बिलीव्स. तो लोगों के जो बिलीफ है, विश्वास है धर्म में, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल्ड हिंदुइज्म टुडे. यही वो पीरियड था जबकि हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज. कुछ नई डीटीज, नई देवी देवताओं की पूजा होने लगी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी. जो राजा थे उन्होंने कुछ नए टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए.
मिडिएवल पीरियड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, देन कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है जगन्नाथ यात्रा भी आपने देखी होगी। इनफैक्ट गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, वो भी मिडिएवल पीरियड में ही बना है। आम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं होता था, पर जो राजा थे वो इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई इस टाइम पर, जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी में ये एक डोमिनेंट ग्रुप था। बाद में हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्षत्रिय से भी ऊपर चले गए थे, रैंक जो थी इनकी उनसे भी ऊपर थी, इवन रूलर जो किंग हुआ करते थे उनसे भी ऊपर वो ब्राह्मण्स को मानते थे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब था क्या, हमारे जो टेक्स्ट हैं पुराने हिंदू धर्म में, जो ग्रंथ है वेदास जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत की नॉलेज ब्राह्मण्स को ही थी। ब्राह्मण्स किसी और को वो सीखने भी नहीं देते थे। आपने ऊपर भी देखा हम लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, अगर सीखना भी आप चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। क्योंकि ब्राह्मण्स को संस्कृत आती थी, टेक्स्ट संस्कृत में थे, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. पैट्रन्स हम उन वेल्दी लोगों को बोलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। तो इन जो ये ब्राह्मण्स थे इनके पैट्रन्स होते थे कुछ नए छोटे रूलर्स जो कि प्रेस्टीज की सर्च में है, प्रतिष्ठा की तलाश में है। तो क्योंकि वो इनके पैट्रन्स बन गए, इनको और इम्पोर्टेंस देने लगे, तो इनकी पोजीशन और भी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई सोसाइटी में। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलीजन में मिडिएवल पीरियड में, वो है इमर्जेंस ऑफ भक्ति। भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डीटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स। भक्ति एक आपके जिस भी डीटी में, देवी देवता में आप विश्वास करते हैं, तो आपके उसके लिए डिवोशन आपको दिखाना है, आपको भक्त बनना है, डिवोटी बनना पड़ेगा। भक्ति से ये वर्ड भक्त निकला, तो उसमें आप उनके पास तक पहुंच सकते हैं बिना प्रीस्ट पुजारियों की हेल्प के, या फिर बिना इलैबोरेटेड रिचुअल्स करवाएं, यज्ञ हवन करवाएं। आप इसके बारे में चैप्टर 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जो ट्रेडिशंस थे भक्ति के अराउंड उसमें क्या क्या चीज़ें थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये वो पीरियड था जब कुछ नए रिलीजन्स भी आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान इन इंडिया इन द 7th सेंचुरी। सबसे पहले होली कुरान की जो टीचिंग है, यहाँ पर कुछ मर्चेंट्स व्यापारी और कुछ जो माइग्रेंट्स थे जो बाहर की कंट्री से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने के लिए आए थे, वो अपने साथ कुरान की टीचिंग लेकर आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम्स कुरान को उनकी होली बुक, पवित्र किताब मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, कि सिर्फ एक ही भगवान है अल्लाह, हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेंस टू ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। और वो उन सभी को प्यार करते हैं, मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, बाउंटी यानी कि बहुत जेनरस है, उदार है, सभी को एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं उन सभी को जो भी अल्लाह में बिलीव करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम। इस टाइम पर बहुत सारे रूलर्स इस्लाम को मानते थे, इस्लाम के पैट्रन्स थे। एंड द उलेमा। अभी उलेमा कौन थे? लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स। अब जो चीज़ें कुरान में लिखी गई है उन्हें लोगों को बताएगा कौन, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आम लोगों की समझ से परे हैं, तो ये काम था उलेमास का। जैसे कि हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण्स कर रहे थे, इस्लाम धर्म में वो उलेमा करते थे। एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदू धर्म की तरह अलग अलग तरीक़ों से इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कुरान में लिखी चीज़ों को इंटरप्रेट किया, और फिर सब डिवीजन शुरू हुए। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ। फिर शिया मुस्लिम थे जिनका ये मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ, दामाद जो थे जिनका नाम अली था, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, कि वही फाइनल लॉफुल लीडर है, जस्टिफाइड लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के। और एक सुन्नी मुस्लिम्स बने हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफाज, की सुप्रीमेसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफ द कम्युनिटी, और उसके बाद जो खलीफा आएंगे वही लीडर रहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ। और कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस थे, जैसे कि हनफी एंड शफी इंडिया में है, एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। उनकी थियोलॉजी में जो धर्म के उनके सिद्धांत हैं उनमें, और जो मिस्टीरियस उनके ट्रेडिशंस हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे एक दूसरे से। नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड और टाइम के बारे में अभी सोचना है हमें।
Historians do not see time just as passing of hours, days और years as a clock or a calendar. Historians सिर्फ टाइम को ऐसे नहीं देखते कि चलो डेज गए, ईयर्स बीत गए, उस साल में ये हुआ. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. सोसाइटी में, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए उस टाइम पीरियड में, वो मेन काम है हिस्टोरियंस का. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into larger segment period that possessed shared characteristic. पूरे टाइम पीरियड को वो रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड के बाद कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, तो इसको एक टाइम पीरियड बताएंगे, ये दूसरा होगा. जिनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक टाइम पीरियड में रखा जाता है. इनकी स्टडी भी फिर ईजी हो जाती है हमारे लिए. इन द मिडल ऑफ 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. ये हमने पहले भी देखा. जेम्स मिल जो थे ब्रिटिश हिस्टोरियन 18th century में, उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. तो उनके हिसाब से तो जो रूलर थे वो जिस धर्म को मानते हैं वही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए. पहले अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला राजा था, भले ही उसका जो किंगडम है उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न था वो रूलर से ही था. उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आए तो उन्होंने उसको मुस्लिम पीरियड बोल दिया. तो उनके अकॉर्डिंग तो यही एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज हो रहा था, जिस तरीके से रूलर चेंज हो रहे थे. एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जैसे कि और कोई डेवलपमेंट हुई नहीं इकोनॉमी में, सोसाइटी में या लोगों के कल्चर में. सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो इतनी डाइवर्सिटी है, एक रिच डाइवर्स कंट्री है ये, इसको भी उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. कुछ हिस्टोरियंस आज भी जेम्स मिल वाले जो पीरियडाइजेशन है उसी को फॉलो करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. लेकिन ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो एक मोमेंट पर क्या कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स रही हैं, उस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को रीड करते हैं. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़. 6th क्लास में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें आपने क्या पढ़ा? पहले जो ह्यूमन बींग थे, हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग शिकार किया करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे. फिर अर्ली फार्मर्स आए, धीरे धीरे फसलें उगाना उन्होंने शुरू किया, एक स्टेबल लाइफ शुरू की जीना. पीपल लिविंग इन टाउन्स, फिर वो टाउन्स और विलेजेस में रहने लगे. हरप्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ. फिर अर्ली एम्पायर्स आए, किंगडम्स आए. मगध एम्पायर आपने देखा कितना बड़ा था. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तरह से हमने उसको स्टडी किया, ये तो इनफैक्ट मीडिएवल पीरियड में आना शुरू हुआ. इससे पहले भी तो इंडियन हिस्ट्री रही है. तो ये हमने 6th क्लास में किया. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मीडिएवल. ये जो हिस्ट्री हम अभी पढ़ते हैं इसको हम मीडिएवल बोलेंगे. 7th क्लास में जो आप पढ़ेंगे, 6th में ये जो आपने पढ़ा इसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं. और 8th क्लास में आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. हालांकि इस वर्ड से भी प्रॉब्लम है हिस्टोरियंस को. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी. और 7th क्लास में आप पढ़ेंगे किस तरीके से पीजेंट सोसाइटी फिर स्प्रेड होना शुरू हुई, फैलना शुरू हुई. सिर्फ एक पार्ट तक ही वो सीमित नहीं रही, किस तरीके से डेवलप हुई वो हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है ऊपर चैप्टर में. द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन में स्टेट फॉर्म हुआ. समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पैस्टरल एंड फॉरेस्ट पीपल. कई बार जो पैस्टरल लैंड्स हैं, चराने के लिए जो ज़मीन थी, उसको कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चरल लैंड में. फॉरेस्ट को काटा गया, वहाँ के लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम, किस तरीके से मेजर रिलीजन्स बने. एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे आई इंडिया में. ये हम 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. एक तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर आपको बताया हुआ है कि क्या हम रीड करेंगे आगे, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी चैप्टर से गिवन हैं ताकि एज अ होल आप समझ सके. पहले दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस. बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इन 1000 सालों में हुए हैं. आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th centuries वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8th और द 11th century. देखो हम 700 से लेकर 1750 1750 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 700 में यानी कि 8th century में चीज़ें बिल्कुल अलग थी. 11th में अलग हो जाएगी. 1200 एंड समथिंग की बात करें 18th century में बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. तो किस तरीके से ये चेंजेस हुए ये हम रीड करेंगे हिस्ट्री की बुक में. देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. तो पूरी इस यूनिट को 1000 सालों को हमने मीडिएवल बोल दिया. ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवीजन भी ज़रूरी है. मोरोवर द मीडिएवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. जैसा कि मैंने बोला, मॉडर्न जो हम वर्ड यूज़ करते हैं जो मुगल एम्पायर है उसके बाद से,
तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी से लोग समझते हैं कि अब हम मॉडर्न हो गए थे, प्रोग्रेस होने लगी, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुआ। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मीडिएवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सोएवर। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मीडिएवल पीरियड में कोई एडवांसमेंट थी ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। बट ऑफकोर्स वी विल नो दिस वॉज नॉट द केस, लेकिन हम जानेंगे कि ऐसा नहीं था। कुछ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपने अभी रीड किया पिछले उसमें कि कॉम्बैट्स जो थे, वॉर जो होते थे, उसमें फायर आर्म्स को यूज़ किया जाने लगा था। देन जो पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन के लिए। ओके, During these 1,000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached the level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो इन 1000 सालों में कुछ सोसाइटी जो है सब कॉन्टिनेंट में इतनी डेवलप हुई कि उन्होंने जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एज यू रीड दिस बुक, जब आप बुक पढ़ेंगे तो लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। ऑल्सो वेन एवर यू कैन sorry, compare what you read in the book with what you read last year। आप जो पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर में जो पढ़ा, थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करिएगा। लुक आउट फॉर चेंज एंड कॉन्टिन्यूटीज व्हाट यू कैन, क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ें जो पहले भी थी अभी भी है। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज्ड और रिमेन्ड द सेम। फिर आजकल जो आप चीज़ें देखते हैं उनमें क्या चीज़ें पहले जैसी है, क्या चेंज हो गई है, वो भी आपको कंपैरिजन करना है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर 1 आपका फिनिश होता है। पूरे 1000 ईयर्स तक जो चीज़ें हुई बहुत शॉर्ट में आपको बता दी गई है ये इस चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी हम लोग इसके कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो।